जब बात आती है बायोलॉजी की, इवोल्यूशन की, तो रिचर्ड डॉकिंस की सारी किताबें पढ़ डालिए आप, द सेल्फिश जीन, द ब्लाइंड वॉच मेकर, और बहुत सारी किताबें हैं, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। मगर जब बात आती है एथिज्म की, फिलॉसफी की, तो रिचर्ड डॉकिंस ना बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। उनकी जो बुक है द गॉड इल्यूजन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ रखी है तब तो आपको और पसंद आएगी, शायद आप इसको मास्टरपीस बोल दो। मगर अगर आपको फिलॉसफी की समझ है, आपने फिलॉसफी पढ़ रखी है, तो शायद आपको रिचर्ड डॉकिंस की किताब पसंद ना आए। आप इसमें बहुत खामियां देखेंगे, बहुत डेप्थ की कमी देखेंगे। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रिलीजन को डिफेंड करने वाला हूँ या मैं थीस्ट हूँ, नहीं, मैं खुद एक एग्नोस्टिक हूँ। अब रिचर्ड डॉकिंस ने सिर्फ इस किताब के अंदर रिलीजन पे अटैक किया है, और वो भी अब्राहमिक रिलीजन पे। पर्सनल गॉड जो होता है, जो कि एक सुपर इंटेलिजेंट, सुपर नेचुरल बीइंग है, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, जो आपको पनिशमेंट देता है, रिवॉर्ड देता है और सब कुछ सुनता है आपकी बात, उस तरीके का एक कोई आसमान में रहने वाला गॉड है, उस पर अटैक किया है, उसको टारगेट किया है रिचर्ड डॉकिंस ने इस किताब में, उसको डिल्यूजन बोला है। लेकिन बाकी डेफिनेशंस का क्या, बाकी जो गॉड के मॉडल्स हैं उसका क्या, उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी को उठा के तक नहीं देखा। वेदांत में आप जैसे आएंगे, वहां पे कोई डिजाइनर नहीं है या वो कोई कॉज नहीं है यूनिवर्स का, वो क्रिएटर नहीं है कोई, वो अल्टीमेट रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है वेदांत के हिसाब से। और वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके साइंटिफिक डोमेन में आएगा ही नहीं। आप साइंटिफिक जो रूल्स हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं, उस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते उसको रेफ्यूट करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, जो मेटाफिजिकल है, उसको रेफ्यूट करने का क्या फ़ायदा, वो तो साइंस के डोमेन के बाहर है, तो ऐसे चीज़ों को हम मीनिंगलेस मानेंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिविज्म, जो कि ये कमिट कर रहे हैं यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस। पॉजिटिविज्म बेसिकली ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट साइंटिफिकली वेरीफाइबल नहीं है या फिर एम्पेरिकली वेरीफाइबल नहीं है, हम उनको मीनिंगलेस मानेंगे। बट क्या जो स्टेटमेंट है ओनली टेस्टेबल क्लेम्स आर वैलिड, इस स्टेटमेंट को कभी आप एम्पेरिकली वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक फिलोसफिकल क्लेम है। ये फिलोसफिकल क्लेम है, ये अज्यूम करके चल रहा है कि सिर्फ साइंस ही बता सकता है ट्रू नॉलेज क्या है। आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि वैलिड नॉलेज क्या है और इनवैलिड नॉलेज क्या है, आप अपने आप इसमें उतर जाते हैं। ये एक सेल्फ डिफीटिंग स्टेटमेंट बन जाता है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक डोमेन के बाहर है, लेकिन आप उनको तुच्छ नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी, एस्थेटिक्स, एथिक्स, कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में अभी तक साइंस जवाब नहीं दे पा रहा है। हार्ट प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस आपको पता है कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि साइंस ये मान के चल रहा है कि एवरीथिंग इज फिजिकल। वो सब कुछ जो इस ब्रह्मांड में देखते हैं वो मानते हैं कि सब कुछ साइंटिफिक लॉज के हिसाब से गवर्न होता है, पर ऐसा नहीं है। फिर आप मॉरलिटी कहाँ से लेके आएंगे, फिर आप ब्यूटी कहाँ से लेके आएंगे, मीनिंग ऑफ लाइफ कहाँ से लेके आएंगे? कॉन्शियसनेस जो है वो अभी तक आप ये मान के चल रहे हैं कि वो ब्रेन्स के न्यूरॉन जो होते हैं वो फायर करते हैं और वहाँ से कॉन्शियसनेस इमर्ज होके आती है। बट आप फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस को, जो क्वालिया है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, उसको कैसे आप एम्पेरिकली वेरीफाई करेंगे? जो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है वो तो वही इंसान बता सकता है ना, व्हाट इट इज लाइक टू बी कॉन्शियस। अब ये कैसे पता कर सकते हो आप साइंटिफिकली, एम्पेरिकली? नहीं पता कर सकते। फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस तो सिर्फ उस इंसान को पता है। अब रिचर्ड डॉकिंस जो है यहाँ पे साइंटिज्म भी कमिट कर रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज द ओनली रियल नॉलेज, उसके अलावा बाकी चीज़ों को मैं मानता ही नहीं हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो बकवास हैं और वो मेरे टाइम के लायक नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस यहाँ पर ये समझते हैं कि जो मोरालिटी है ना वो इवोल्यूशन से आ रही है या बायोलॉजी से आ रही है। चलो वो ये तो कह देते हैं कि भाई ह्यूमंस जो हैं वो कॉपरेट इसलिए करते हैं या अल्ट्रुइज्म इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो जीन्स है वो कॉपरेट करते हैं उस हिसाब से और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये डिस्क्राइब कर पा रहा है कि हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए? ये नहीं बता सकता साइंस। साइंस सिर्फ हमें फैक्ट्स बता सकता है, वैल्यूज नहीं बता सकता। वैल्यू जजमेंट उसका काम नहीं है। वो सिर्फ हाउ में डील करता है, वाई में नहीं। वो कर भी नहीं सकता, वो उसके डोमेन के बाहर है। मतलब उनको लगता है साइंस जो है ना बस वो एक लौता तरीका है कुछ चीज़ों को जानने का। बट क्या ऐसा ही है? 2+2=4 जो है ये एक ए प्रायरी ट्रुथ है। ये मैथमेटिक्स का एक ट्रुथ है। आपको पता है 2+2=4 है। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एम्पेरिकली वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अब इसको आप एम्पेरिकली वेरीफाई करेंगे क्या? ये साफ साफ लॉजिक के जरिए पता लग रहा है कि हाँ सारे जो बैचलर्स होंगे वो अनमैरिड ही होंगे। तो लॉजिक भी एक तरीका है चीजों को समझने का। ए प्रायरी ट्रुथ भी कोई चीज होती है, फिनोमेनोलॉजी भी कोई चीज होती है। फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस को आप कैसे करेंगे, मैंने पहले बताया। अभी जो सैम हैरिस हैं, आप जानते हैं सैम हैरिस का नाम, बहुत ही कट्टर एथीस्ट हैं जो कि रिचर्ड डॉकिंस के दोस्त वगैरह थे, उनके साथ काफ़ी बातचीत करते रहते थे। सैम हैरिस भी बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ना उसको साइंटिफिकली आप जान ही नहीं सकते। उसको सिर्फ आप मेडिटेशन करके फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस से या डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। तो मेडिटेशन को एक टूल मानते हैं नॉलेज का, नॉलेज को जानने का। और कौन सी नॉलेज का? सेल्फ नॉलेज को जानने का। उसमें साइंस कहाँ से घुस सकता है? बट क्या सेल्फ नॉलेज कोई नॉलेज नहीं हुई? जस्ट बिकॉज साइंस यहाँ एंटर नहीं कर सकता इस रैल में, तो क्या ये सेल्फ नॉलेज है या जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है क्या ये इनवैलिड हो गया?
क्या ये तुच्छ हो गया? नहीं हुआ। बस साइंस एक ऐसा टूल था जो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता था। तो यहाँ साइंटिज्म कमिट करे रिचर्ड डॉकिंस। उनको लगता है कि सिर्फ पर्सनल गॉड को अटैक करके और साइंटिफिक हाइपोथेसिस ऑफ गॉड जो है कि एक गॉड है जिसने सब कुछ डिज़ाइन किया, सब कुछ चला रहा है, वही क्रिएटर है, वही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसको रेफ्यूट कर दूंगा और मैं बल्ले बल्ले मैं जीत गया, मैं बहुत बड़ा एथिस्ट हूँ। क्यों आपने मेटाफिजिकल चीज़ों में उतरने की कोशिश नहीं करी? अगर आप ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल चीज़ें नॉनसेंस है, तो भैया ये बताइए कि नेचर में परफेक्ट ट्रायंगल कहाँ एग्जिस्ट करता है? नेचर में कहीं पे भी, नेचर के अंदर कहीं भी परफेक्ट ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें ये मान के करते हैं, जो आपके मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं उसके अंदर आप ट्रायंगल को परफेक्ट मानते हैं, पर वो परफेक्ट ट्रायंगल एग्जिस्ट कहाँ करता है? वो मेटाफिजिकल रैल्म में एग्जिस्ट करता है। मेटाफिजिकल रैल्म कोई रियल रैल्म नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है जहाँ आप जा सकते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि वो कोई जगह है या फिर कोई डायमेंशन है, कोई यूनिवर्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो एक ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती है। फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो ही मान के चलते हैं कि साइंस के रैल्म के बाहर है। लेकिन हम तब भी अज्यूम करके चलते हैं ना कि फ्री विल है, तभी तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने काम की, अपने एक्शंस की। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आती कहाँ से? क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट किसी भी सेंस में, किसी भी फॉर्म में। तो वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो मेटाफिजिकल रैल्म में एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट अबाउट मेटाफिजिकल वर्ल्ड? रिचर्ड डॉकिंस ने उसको टच नहीं किया। ये जो इन्फिनिट रिग्रेशन है ना, इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अपने आप में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो नेसेसरीली एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो अनकॉज्ड होनी चाहिए। तो ये एक मेटाफिजिकल नेसेसिटी बन जाती है गॉड। वो उसको कुछ भी कह दो, गॉड बोल दो, नेसेसरी बीइंग बोल दो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इस इन्फिनिट रिग्रेशन को रोकना है तो आपको कहीं पे ये चेन रोकनी पड़ेगी, और जहाँ ये चेन जाके रुकती है कॉज एंड इफेक्ट वाली, वो चीज़ नेसेसरी बीइंग है। वो रिलीजन वाला गॉड नहीं है, कोई पर्सनल गॉड नहीं है। लेकिन इसके बारे में रिचर्ड डॉकिंस ने कोई बात नहीं करी। रिचर्ड डॉकिंस के लिए बाकी कल्चर वगैरह जो है मायने नहीं रखते। उनके लिए वेस्टर्न जो साइंस है वही सबसे ऊपर है। उस बाकी चीज़ों को वो सुपरस्टिशन मानते हैं, बाकी कल्चर और ट्रेडिशंस को। उनके लिए ताओइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, वेदांत, न्याय, सांख्य, ये सारी चीज़ें जो है ना बकवास है। तो उन्होंने इनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं समझा अपनी किताब के अंदर। उनके लिए सब कुछ डिल्यूजन है। जब बात आती है रिलीजन को क्रिटिसाइज करने की, तो रिचर्ड डॉकिंस अच्छा काम कर रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छा काम किया अपनी किताब के अंदर। लेकिन जो फिलोसफर कम्युनिटी है, जो एथियस्ट कम्युनिटी है, जो चाहते थे कि इसके अंदर और डेप्थ मिले, जो एथिज्म को और तगड़े तरीके से डिफेंड कर सके, उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया इस किताब के अंदर। तो रिचर्ड डॉकिंस की इस किताब को ना बहुत लोग शैलो बताते हैं और बताते हैं कि ओवरली सिंप्लीफाइड है। और रिचर्ड डॉकिंस ना बहुत ही भयंकर लेवल का साइंटिज्म कमिट कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ये बार बार बोलते जाएंगे कि जो साइंटिफिक डोमेन के बाहर है वो जाने लायक नहीं है, तो ये अपने आप में एक रिलीजन बन जाता है, एक फेथ बन जाता है। ये कंक्लूजन नहीं है। और साइंस के साथ ही ऐसा हो रहा है आज के टाइम में, जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि जो साइंस नहीं बता सकता वो जानने लायक नहीं है। अब डेमोक्रेसी में क्यों बिलीव करते हो? क्यों बिलीव करते हो जस्टिस के अंदर, इक्वालिटी के अंदर, फ्रीडम के अंदर? ये तो साइंस के डोमेन के बाहर है, मत किया करो। चीज़ों को जानने के बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से बस साइंस एक रास्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं जब फुटबॉल खेलने बैठूंगा तो क्रिकेट के रूल्स से उसको जज करूंगा। ये तो गलत हो जाएगा ना यार। बाकी आप लोग बताओ, अगर आपने किताब पढ़ रखी है आपको कैसी लगी? एस एन एग्नोस्टिक मुझे किताब बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसके अंदर डेप्थ की कमी थी। जो डेप्थ रिचर्ड डॉकिंस को डालना चाहिए था, उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शायद ज़रूरी नहीं समझा इस चीज़ को करना। बाकी अगर आप चाहते हो मैं किसी और बुक के ऊपर बात करूँ तो बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।